साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, 7 और 8 अगस्त को टीजीटी का एग्ज़ाम है। टीजीटी का क्या है? परीक्षा है। तो उसी क्रम में प्रैक्टिस नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस 1 से लेकर 3 तक करा दिया गया है इतिहास का। तो आज आपका ये चौथा है, ठीक है। तो आपको एक दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है, ये आपको बताना है। तो किसका है ये? ऋग्वेद का है। किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। उसके बाद चूंकि हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो सीधा हिस्ट्री पर आएंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। दिक्कत हो रहा है भाई। चलिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 आपका देख सकते हैं। खंड फर्स्ट इतिहास। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसको केयरफुली करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा ग्रंथ है? यजुर्वेद का उपवेद कौन सा ग्रंथ है? तो उपवेद कौन सा है आपका? धनुर्वेद है। कौन सा है? धनुर्वेद है। निम्नलिखित में से वेद एवं उसके उपवेद का कौन सा युग में सही नहीं है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 3 में। तो आप देख सकते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद का ये है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद धनुर्वेद। गले में दिक्कत हो रही है। सॉरी दोस्तों, अभ्यर्थियों, ठीक है। तो यजुर्वेद और आयुर्वेद का ही क्या है? उपवेद है। इससे पहले आपने पहला क्वेश्चन किया है। यजुर्वेद का ये भी है, धनुर्वेद भी है, अर्थवेद का अर्थशास्त्र। इसका नहीं है। किसका नहीं है? लास्ट वाले का। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामवेद का नाट्य शास्त्र, ये जो है कि मेल सही नहीं है, बाकी तीनों मेल सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में शिक्षक को कर कर काटर कहा जाता था? किस काल में? संगम काल में, पांड्य काल में, चोल काल में, चेर काल में? ये आपको बताना है किस काल में कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जल्दी से आप सभी लोग जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 4 का। तो संगम काल में कहा जाता था। किस काल में? संगम काल में। उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 5। गुप्त में शिक्षित एवं योग्य महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो शील भट्टारिका कहा जाता था इनको। इनका पहला ऑप्शन है। क्लिक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6, संगम काल में वेथी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संगम काल में वेथी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पशुओं की चोरी और लूट प्रथा से, भूमि दान देने की प्रथा से, मंदिरों में बलि प्रथा से, छठे में आपका चौथा ऑप्शन है नए त्यौहार का, नए वर्ष का त्यौहार। तो 6 का क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत फास्ट करना है क्योंकि समय बहुत कम है। गले में दिक्कत है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस जगह पत्थर से निर्मित दुर्ग मिले हैं? अली मुराद, रंगपुर, बनवाली, आलम, गिरपुर। प्रश्न नंबर 7 का। तो कहाँ से मिले हैं? अलीम मुराद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अली मुराद से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के दांत किस जगह से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में घोड़े के दांत किस जगह से प्राप्त हुए? प्रश्न नंबर 8। तो कहाँ से प्राप्त हुए? राजा घुंडे, सुरकोटरा, कालीबंगा, बनवाली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
देखिए मैं आपको बताऊं, आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्योंकि ना जीभ में थोड़े से छाले पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है और प्लस गला भी ख़राब है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करना, ठीक है। संगम काल में परामर्शदाताओं की सभा क्या कहलाती थी? ओटर, पेरुनल, पंचावरम या तेरू? प्रश्न नंबर 9। तो क्या कहलाती थी? पंचावरम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पंचावरम कहलाती थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 आ जाइए आप लोग। संगम काल में राजा का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था, इस उत्सव को क्या कहते थे? संगम काल में राजा का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था, इस उत्सव को क्या कहते थे? कोमहन, पेरुनल, इलेंगो, उल्गू? प्रश्न नंबर 10 का क्या हो जाएगा? पेरुनल कहा जाता था, पेरुनल के रूप में मनाया जाता था। मानसार पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानसार पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संगीत से, वास्तुकला से, वास्तुशास्त्र से, नृत्य से? प्रश्न नंबर 11 तो किससे है? वास्तुकला से है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस पशु का चित्र नहीं पाया जाता है? हाथी, घोड़ा, चीता, गैंडा? प्रश्न नंबर 12 का तो किसका नहीं पाया जाता? घोड़ा का नहीं पाया जाता है, बाकी इन तीनों का पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए, 13 पर। मौर्य काल में खान और खनन कार्य का अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में खान और खनन कार्य का अधिकारी क्या कहलाता था? अमात्य, अकाराध्यक्ष, शीताध्यक्ष, लवणाध्यक्ष? प्रश्न नंबर 13 तो क्या कहलाता था? अकाराध्यक्ष कहलाता था। वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई पहली धातु क्या थी? तांबा, चांदी, लोहा, पीतल? तांबा, चांदी, लोहा, पीतल? प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिए फटाक से। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल से है? तो ये लोग आप सब जानते हैं कहाँ से? सारनाथ से है। प्रश्न नंबर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 पे। तो प्रश्न नंबर 16 आप सबके सामने है। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध दो अश्वमेध यज्ञ करने से है? समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से, पुष्पमित्र शुंग से, बृहभद्र से? तो किससे है? पुष्पमित्र शुंग से है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का संबंध धर्म से है? कुबड़ वाले सांप से संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से, स्थूलभद्र से, नेमिनाथ से, देवद्री क्षमा श्रवण से? तो किससे ली थी? उन्होंने भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मंगली पुत्र तिस्सा ने, उपाली ने, आनंद ने या कुणाल ने? किसने करी थी? इसका ए हो जाएगा 19 का। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहना क्योंकि मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जीभ में छाले पड़े हुए हैं इसकी वजह से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल पहले किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भागवत धर्म से, शैव धर्म से? तो किससे संबंधित थे वो? बौद्ध धर्म से संबंधित, सॉरी जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। बाद में उन्होंने आजीवक संप्रदाय के क्या बने? संस्थापक बने। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? तो क्या नया जोड़ा आप लोग अच्छे से जानते हैं, ब्रह्मचर्य जोड़ा उन्होंने। अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की, जूनागढ़, धौली, गंजाम? तो कहाँ पे किया है? जल्दी से जवाब दीजिए। मास्की। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? भीतर गांव का ईट मंदिर, ये गुप्तकालीन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रश्न नंबर 23, देवगढ़ का दशावर मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। भुमरा का शिव मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। तो लास्ट वाला जो आपका बचा यही गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। प्रश्न नंबर 23 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक? प्रश्न नंबर 24 किसमें है?
किस में है? विनय पिटक में है। मैं देखिए बहुत फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए, इसलिए कि 25 से 30 मिनट के अंदर ये अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन में हम 5 या 7 कर लेंगे। तो हमारे पास 3 दिन बचा हुआ है, 5 और 6, 7 को तो मान लीजिए एग्ज़ाम ही होगा और 8 को एसएसटी का एग्ज़ाम है ना, तो 5, 6, 7 3 दिन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 पे, प्राचीन भारतीय सिक्के आहत सिक्के से क्या तात्पर्य है? सिक्के पर लेख, सिक्के पर चित्र, सिक्के पर गहरे निशान, सभी तीनों। प्रश्न नंबर 25 का तो क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, सिक्के के गहरे निशान से। बाकी प्रश्न नंबर 26 पर आ जाइए, इसका सी हो जाएगा। बड़ी दिक्कत है भाई। प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का संबंध निम्नलिखित में से किन ग्रंथों से है? उपनिषदों में, पुराण में, वेदों में, स्मृति ग्रंथों में। प्रश्न नंबर 26 का किस में है? उपनिषदों में है सभी भारतीय दार्शनिक के विचारों का संबंध। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल है तो 23 वर्ष से 17 वर्ष ईसा पूर्व है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसका ईयर बताया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? तो प्रश्न नंबर 28 पे आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरी, ग्रामीण, वनवासी, मिश्रित। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कैसी थी ये, नगरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के खुदाई स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे? रखालदास बनर्जी से है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कांसे की नरकती की मूर्ति मिली है? प्रश्न नंबर 30। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हुआ था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या सभी तीनों का? प्रश्न नंबर 31 का जवाब देना है। तो किसका हुआ था? ईंट का हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर चूड़ियों के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, चन्नूदड़ो, रंगपुर। प्रश्न नंबर 32 का आपको सही आंसर करना जल्दी से। तो कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित पुरास्थल कौन सा है? लोथल, सरकोटदा, धौलावीरा, बनवाली। प्रश्न नंबर 33 का जवाब दीजिए जल्दी से। तो क्या था? लोथल था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। निम्नलिखित में से किस जगह पर मापने के स्केल प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल। प्रश्न नंबर 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, लोथल। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की खुदाई यद्दत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या रोपड़। लगभग ऑप्शन सेम ही है, बस एक ऑप्शन बदला हुआ है 35 का। तो क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता में कांसे के बैलगाड़ी का नमूना किस स्थल में प्राप्त हुआ था? लोथल, चन्नूहड़ू, बनवाली, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 36 का तो क्या हो जाएगा? चन्नूहड़ू। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लेना तो आपको दिखाई देगा अच्छे से, वहाँ पे फिर आपको छोटा छोटा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, सिंधु सभ्यता में हवन कुंडों और यज्ञ स्थल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, लोथल से, रोपड़ से। प्रश्न नंबर 37 का जवाब दीजिए। कहाँ से मिलेगा ये? कालीबंगा से मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुलोमित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहिनी, लोथल AR राव, धौलावीरा डॉक्टर बिष्ट, मोहनजोदड़ो ए घोष। प्रश्न नंबर 38 का डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39,
निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये तो हो गया आपका, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन या व्यापारिक जीवन? प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर कीजिए। क्या होगा? नगर योजना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नगर योजना। तो 40 प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। बाकी और हम अगले पेज से करते हैं 22 प्रश्न। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया हुआ है और फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट मैं आप लोगों को उससे करा रहा हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी थी? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। 41 का सही जवाब आना चाहिए आप सबका। तो लोहा की जानकारी थी उनको, तांबा की, कांसा की, चांदी की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग शीशे कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से, कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र से। प्रश्न नंबर 42 का, तो कहाँ से मंगाते थे? वो राजस्थान से मंगाते थे। हल चलाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? हल चलाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? रंगपुर, बनवाली, आलमगीरपुर, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 43 का जवाब दीजिए, कहाँ से होगा? कालीबंगा से होगा। मुस्लिमों का प्रथम भारतीय आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, गयासुद्दीन बिन गोरी। 44 का बताइए। तो इसका 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। महमूद गजनवी ने वहिंद के युद्ध में किसे पराजित किया था? जयपाल को, आनंद पाल को, मूलराज को। तो किसको पराजित करेगा ये? आनंद पाल को पराजित करेगा ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 46 की तरफ। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, आनंद पाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में प्रश्न देखने को भी मिल सकता है। तो किसने हराया था? मूल राज द्वितीय ने हराया था। निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध नालंदा विहार को जला डाला गया था? बख्तियार खिलजी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी को, गयासुद्दीन बिन गोर को। प्रश्न नंबर 47 का सही जवाब आना चाहिए आप सभी का, बख्तियार खिलजी को। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? मोहम्मद गोरी की, बख्तियार खिलजी की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ठीक है, आज के समय में इस खेल का नाम पोलो के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श किसका उपनाम था? लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस शासन का संबंध तुर्किस्तान के इलवारी कबीले से था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 50 का किससे था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान जो है कि इल्तुतमिश ही बनता है। ठीक है, तो खैर इसकी जानकारी आपको होगी, हमें प्रैक्टिस सेट करना है। बाकी डिटेल में तो हम फिर बाद में पढ़ते रहेंगे जब कोई परीक्षा आएगी इससे रिलेटेड तब। चलिए खैर, सॉरी दोस्तों, एडजस्ट करना यार, दिक्कत है थोड़ी सी तबीयत में। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसे है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, आराम शाह को, मोहम्मद गोरी को। प्रश्न नंबर 51 को किसको है? इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश के समय के समय तुरान चहलगानी क्या था? गुलामों का एक संगठन, राज्य की चालीसा एकता, राज परिवार के सदस्य, शासकों का दल। तो ये क्या था? गुलामों का एक संगठन था। ठीक है, चंगेज खां के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन या बलबन। प्रश्न नंबर 53 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन था? इल्तुतमिश ही था। बलबन ने निम्नलिखित में से क्या किया? लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया, चेलगामी को समाप्त करना। तो इसने सारे काम किए थे। तभी जो है कि कहते हैं कि जब बलबन सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद सुल्तान का दोबारा से वर्चस्व क्या हुआ? सामने आया। मतलब कि एक सुल्तान की पावर लोगों को नज़र आई, अन्यथा लोग सुल्तान मतलब जीरो हो गया था।
इल्तुतमिश के राज्य में और चालीसा के गठन करने की वजह से। खैर चलिए, वो सब बात की बात है। फिलहाल हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 55 पे। निम्नलिखित में से कौन शासक अपने को ईरान के प्रसिद्ध अफरासियान वंश का मानता था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। प्रश्न नंबर 55 का सही जवाब दीजिए, क्या था? बलबन। बलबन ने अपने दरबार में निम्नलिखित में से किस परंपरा का अनुकरण किया था? तुर्की, ईरानी, अरबी, भारतीय। प्रश्न नंबर 56 का, तो किसका किया था उसने? ईरानी। बलबन ने बंगाल में किसके विद्रोह को दबाया था? तुगरिल खां को, मोहम्मद शाह, इस्लाम शाह को या बुगरा खान को? प्रश्न नंबर 57 का, किसको दबाया था उन्होंने? तुगरिल खान को। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 58 पे। देखिए प्रश्न दोबारा से एक तरीके से रिपीट होगा घुमाकर। लौह एवं रक्त की नीति का संबंध किस शासक से है? तो ये सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा, बलबन से है। सल्तनत काल में अमीरों के मद्यपान तथा सामाजिक समारोह पर पाबंदी लगाने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो कौन होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था, अमीरों पर अंकुश, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। ये तो बिल्कुल सही है। सिजदा पैबोक की शुरुआत, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 61, सहना ये मंडी क्या था? बाजार का दरोगा, नाप तौल निरीक्षक, गुप्तचर का दल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 61 का जवाब दीजिए, तो क्या था वो? बाजार का दरोगा था वो। प्रश्न नंबर 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन ने रणभोर के किस शासक को पराजित किया? रतन सिंह को, शीतल देव को, हमीर देव को या बघेल राय कर्ण को? प्रश्न नंबर 62 का सही जवाब आना चाहिए